मूवी की शुरुआत में हम एक नोवेलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है जेनिफर हिल्स। वो अपना नोवेल लिखने के लिए न्यूयॉर्क सिटी से लुइसियाना आती हैं क्योंकि उसे शांति चाहिए थी नोवेल लिखने के लिए। वो लुइसियाना में अर्ल नाम के एक ब्रोकर से मिलती है और उससे जेनिफर ने एक घर किराए पर लिया था और वो घर काफी सुनसान था और उसके आसपास पूरा जंगल था। जेनिफर को ऐसे ही घर की तलाश थी। वो अर्ल से घर की कीज लेकर निकलती है, पर थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वो रास्ता चूक गई है। वो एक पेट्रोल पंप यानी कि सर्विस स्टेशन पर जाती है जहां उसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है, जॉनी, स्टैनली एंड एंडी से। ये तीनों बंदे जेनिफर के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। फिर जॉनी उसे सही रास्ता दिखाता है और थोड़ी ही देर में जेनिफर अपने नए घर में पहुंचती है। घर काफी अच्छा और शांत था। जेनिफर घर में अपना सामान थोड़ा बहुत सेटअप करती है और फिर अपने नोवेल लिखना स्टार्ट करती है। वो वहाँ काफी अच्छे से और शांति से रह रही थी। शाम को वो अपने दोस्त बार्ब से बात कर रही थी, तब उसे उसी घर के आउटहाउस से कुछ आवाजें आती हैं। वो वहां जाकर देखती है पर वहां कोई नहीं था और हवा के कारण वो दरवाजा बज रहा था। फिर वो वापस अपने जगह पर आकर बैठती है, पर गलती से उसकी ड्रेस पर रेड वाइन गिर जाती है और जेनिफर अपना ड्रेस निकालकर घर में अपना ड्रेस धो रही थी। तभी हम देखते हैं कि कोई जेनिफर को छुप के अपने कैमरा में शूट कर रहा है। अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग करके अपने घर आ रही थी, तब उसे एक घर दिखाई देता है जो कि एक खंडर था। जेनिफर उस घर को थोड़ी देर देखती है और वहां से चली जाती है। अब गाइज, आपको इस घर को एंड इन तीनों को याद रखना होगा, जॉनी, स्टैनली एंड एंडी को, जो पेट्रोल पंप यानी कि सर्विस स्टेशन वाले बंदे थे। जेनिफर अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर पर सिंक से गंदा पानी आ रहा है, तो वो एक प्लम्बर मैथ्यू को बुलाकर नल ठीक कराती है और ठीक होते ही खुशी से वो मैथ्यू को एक किस कर देती है। मैथ्यू घर से चला जाता है। फिर हम जॉनी, एंडी एंड स्टैनली को देखते हैं जिसमें स्टैनली के हाथ में एक कैमरा था और वो शूट कर रहा था। और गाइज, अब आपको पता चल गया होगा कि जेनिफर अपना ड्रेस धो रही थी तो वो स्टैनली ही था जिसने उसे छुप के शूट किया था। फिर स्टैनली जॉनी एंड एंडी को जेनिफर की वीडियो दिखाता है और ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी मैथ्यू भी वहाँ आता है जो उन्हीं का दोस्त था और वो बोलता है कि जेनिफर ने उसे किस किया। तो इन्हें लगता है कि जेनिफर घर में अकेले होने का फायदा उठाया जाए और यहाँ से मूवी का एक घिनौना पार्ट स्टार्ट होता है। इन तीनों को ऐसा लगता है कि जेनिफर शहर से सिर्फ मजे करने यहाँ पर आई है और सारी लड़कियां ऐसी ही होती है और उसका फायदा लिया जा सकता है। देख रहे हो गाइज, इट्स द माइंडसेट ऑफ रेपिस्ट। और रात को ये चारों लोग जेनिफर के घर के डोर पर एक मरी हुई बर्ड को फेंकते हैं। जब जेनिफर बाहर आती है तो आउटहाउस का दरवाजा फिर से बजने लगता है और जब तक जेनिफर उस दरवाजे को बंद करती तब तक ये चारों घर में घुस जाते हैं। जेनिफर जैसे ही घर में आती है ये चारों उसे घेर लेते हैं। स्टैनली कंटिन्यू सब कुछ शूट कर रहा था अपने कैमरा में। जॉनी बोलता है कि तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो, तो वो बोलती है कि मैं यहाँ नोवेल लिखने आई हूँ और मैं एक राइटर हूँ। जॉनी जेनिफर को जबरदस्ती बियर पिलाता है, फिर उस पर बेसबॉल बैट रखकर उसे उसके दांत दिखाने को बोलता है और एंडी जो है वो लगातार जेनिफर पर मैच स्टिक जलाकर फेंक रहा था। फिर जेनिफर के दांतों को उखाड़ने की कोशिश की जाती है और बाद में उसे एक पिस्टल को शक करने बोला जाता है, पर जेनिफर किसी तरह बचकर घर से भाग जाती है। और तभी वो जंगल में शेरिफ स्कॉच से टकराती है। स्कॉच बोलता है कि वो शेरिफ है, मुझे बताओ क्या हुआ। वो सब बात शेरिफ को बता देती है और बोलती है कि सर्विस स्टेशन वाले वो बंदे जॉनी, एंडी एंड स्टैनली उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तो शेरिफ अर्ल को बोलता है कि तुम जाओ, मैं जेनिफर के साथ जाकर इन चारों को देखता हूँ। शेरिफ और जेनिफर दोनों घर आते हैं और शेरिफ किसी को बुला लेता है। अब वो किसको बुलाता है ये थोड़ी देर में हमें पता चल ही जाएगा। और शेरिफ भी जेनिफर को जगह जगह पर टच करके बोलता है कि वो उसकी तलाशी ले रहा है। फिर वो चारों लोग यानी कि जॉनी, एंडी, स्टैनली एंड मैथ्यू भी वहाँ आते हैं और शेरिफ भी इन चारों से मिला हुआ था और उसने ही इन चारों को फोन करके बुला लिया था। सब मिलकर गन पॉइंट पर जेनिफर को नीचे बिठाते हैं। सबसे पहले मैथ्यू जेनिफर का बुरी तरीके से रेप करता है और स्टैनली ये सब शूट कर रहा था। फिर सब जेनिफर को जाने देते हैं। बेचारी जेनिफर अकेले ही नेकेड जंगल में जा रही थी कि तभी फिर से ये चारों इसे घेरते हैं। मैथ्यू को छोड़कर इस बार ये चारों बुरी तरीके से जेनिफर का रेप करते हैं। एंडी जेनिफर को पानी में डुबा रहा था और उसके साथ बहुत बुरा जुल्म होता है। जेनिफर अकेले ही एक पुल से इन चारों के सामने पानी में छलांग लगा देती है और इन्हें लगता है कि वो मर गई होगी, पर नहीं, ये वापस आने वाली थी गाइस। ये लोग सारे सबूत
सबूत मिटा देते हैं। स्टैनली ने जो शूट किया था उस कैसेट को भी तोड़ दिया जाता है, पर नदी में जेनिफर की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली। तो इन्हें थोड़ा सा डर था कि जेनिफर जिंदा तो नहीं है। सब सबूत मिटाने पर शेरिफ घर में आता है और हम देखते हैं कि शेरिफ की बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी एक और भी बेटी है। और घर में एक बेटी होकर भी शेरिफ ने ये बेहुदा और घिनौना काम किया था। कई दिनों तक ढूंढने पर भी अभी तक जेनिफर का कोई पता नहीं था। एक शाम अचानक मैथ्यू को ऐसा भ्रम होता है कि उसने जेनिफर की आत्मा देखी और तभी मैथ्यू को कोई उठा कर ले जाता है। अगले दिन स्टैनली भाग कर आता है और कहता है कि उसने जो मेन रेप की रिकॉर्डिंग की थी उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था और उसे कैमरा में ही छोड़ दिया था और अब कैमरा गायब है। ये दोनों उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और जॉनी उसे मारता है क्योंकि वो एक एविडेंस था। अब इनके साथ वही सब होने वाला था जो इन्होंने जेनिफर के साथ किया था। उसी रात को कोई इनके घर के सामने एक मरा हुआ बर्ड फेंकता है और फिर जेनिफर की एक स्लीपर जॉनी की तरफ फेंकी जाती है। अगले दिन शेरिफ के घर पे कोई एक टेप देकर जाता है और वो टेप उसी रेप की थी और जाहिर सी बात है ये सब जेनिफर ही कर रही थी और वो जिंदा थी। शेरिफ इन तीनों पर गुस्सा निकालता है और स्टैनली के मुंह में उस टेप को घुसा देता है और अब सबको लगता है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है क्योंकि उसे गिल्टी फील हुआ होगा। तो शेरिफ सबको बोलता है कि मैथ्यू को ढूंढो। शेरिफ अर्ल को भी मार देता है क्योंकि इन चारों के अलावा सिर्फ इसे ही पता था कि जेनिफर लुइजियाना में आई हुई है। इस बूढ़े अर्ल को जेनिफर के साथ हुई जुल्म की भनक तक नहीं थी, पर फिर भी वो मारा जाता है। मैथ्यू जेनिफर के घर पे था और तब जेनिफर मैथ्यू को उसके गले में रस्सी फंसाकर उसे मारने लगती है, पर वो हर एक को तड़पाना चाहती थी तो वो मैथ्यू को बेहोश कर देती है। एंडी को एक म्यूजिक सुनाई देता है जब वो मैथ्यू को ढूंढ रहा था और एंडी और स्टैनली दोनों उस म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं और वो एक खंडर था जहां एक बार शुरुआत में जेनिफर आ चुकी थी। एंडी घर के अंदर जाता है और स्टैनली घर के पीछे की तरफ से जंगल में जाता है। तभी स्टैनली को जेनिफर दिखती है और जैसे ही वो जेनिफर की तरफ बढ़ता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो जेनिफर ने ही लगाया हुआ था। वो दर्द के मारे एंडी को बुलाता है। एंडी जब वहाँ आता है तो पीछे से एक बेसबॉल बैट मारकर जेनिफर इन दोनों को बेहोश कर देती है। यानी 5 लोगों में से 3 को तो जेनिफर ने बंदी बना लिया था। एंडी की जब आँख खुलती है तो उसे एक बाथटब पर लेटाया गया था बांधकर और नीचे से पानी स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ स्टैनली को एक पेड़ पर बांधकर जेनिफर उसे शूट कर रही थी कैमरा में। यानी जैसा उसे फील हुआ था इन्हें भी वैसा ही फील वो कराना चाहती थी। वो एक मरे हुए चूहे को स्टैनली के मुंह में घुसा देती है और उसके बाद जो फिश को पकड़ने वाले कांटे होते हैं उन कांटों को स्टैनली के आंखों में घुसाकर उस धागों का दूसरा छोर पेड़ पर लगे हुए कील पर बांध देती हैं, जिससे अगर स्टैनली हिला तो उसकी आंखें फट जाएगी और फिर वो एक फिश जो है उसे काट कर उस फिश की स्मेल आने के लिए उस फिश के अंदर के पार्ट्स को स्टैनली के मुंह पर लगाती है ताकि कौवे वहाँ फिश की खुशबू सूंघकर आए। फिर बारी थी एंडी की। वो एंडी को बार बार पानी में डुबो रही थी जैसा एंडी ने उसके साथ पहले किया था। वो दोनों भी यानी कि स्टैनली एंड एंडी उससे माफी मांग रहे थे और प्लीज हमें छोड़ दो ये बोल रहे थे। तभी जेनिफर बोलती है कि मैं भी तुम्हें उस समय कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, तो तुमने वैसा नहीं किया और वो समय तुम्हारा था और ये समय अब मेरा है। फिर जेनिफर एंडी के बाथटब में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालती है और एंडी जिस 2 लकड़ी के टुकड़ों पर लेटा हुआ था उसमें से आगे वाले टुकड़े को वो निकाल देती है जिससे एंडी का बैलेंस बिगड़े और ऐसा ही होता है। एंडी उस बाथटब में गिरता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होने के कारण एंडी का धीरे धीरे करके पूरा शरीर गलने लगता है और दूसरी तरफ स्टैनली को भी कौवों का झुंड आकर बुरी तरीके से अपनी चोंच मार कर वो झुंड उसकी जान ले लेता है और एंडी का शरीर कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब बारी थी शेरिफ एंड जॉनी की। मैथ्यू तो वैसे भी जेनिफर के ही कब्जे में था। जेनिफर एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर उस पेट्रोल पंप यानी कि सर्विस स्टेशन जाती है और जब जॉनी वहां आता है उसके सर पर मारकर उसे बेहोश करके एक जगह पर ले जाती है, उस जगह पर जहां पर एंडी और उन्हें मारा गया था। उसी घर में इसे भी बांधकर जैसे जॉनी ने उसके साथ किया था, उसे दांत दिखाने बोले थे जबरदस्ती, तो ये भी वैसे ही करती हैं पर डबल पावर के साथ और बोलती है कि मुझे तुम्हारे दांत दिखाओ। उसके बाद वो जॉनी के सारे दांत उखाड़ देती है एक प्लायर से। फिर उसके कपड़े उतारकर घास काटने वाले एक औजार से जॉनी का वो पीनस काट देती है और मुंह में घुसा देती है और दर्द के चलते जॉनी भी मर जाता है। बचा था तो सिर्फ शेरिफ। जेनिफर शेरिफ के बेटी की न्यू स्कूल टीचर बन के उसके घर जाती है और फोन पर शेरिफ से बात करती है। शेरिफ घर आता है पर तब तक जेनिफर उसके बेटी को ले जा चुकी थी।
तब शेरिफ गार्डन में जाता है उन्हें ढूंढने और जेनिफर चुपके से शेरिफ के गाड़ी में बैठ जाती है और उसे भी मारकर बेहोश करती है। और जब शेरिफ की आंख खुलती है तो शेरिफ को लेटाकर उसके एनस पर शॉटगन लगाई हुई थी और जेनिफर उसे समझाती है कि अब वो तुम्हारे बेटी के साथ भी वही करेगी जो तुमने उसके साथ किया था, वो उसे बेच देगी। असल में वो ऐसा नहीं करने वाली थी, पर बस शेरिफ को अपने गलती का एहसास वो कराना चाहती थी। फिर वो उस गन को एक रस्सी से बांधकर उसका दूसरा छोर शेरिफ के एकदम सामने बैठे हुए मैथ्यू के हाथ को बांधती है, ताकि जब मैथ्यू होश में आए उसका हाथ हिलते ही गोली चले और शॉटगन की गोली शेरिफ के पिछवाड़े से लेकर सीधा उसके शरीर के थ्रू मैथ्यू को लगे और जेनिफर खुद घर के बाहर बैठ जाती है। और ऐसा ही होता है। मैथ्यू उठते ही एक गोली से दोनों लोग मारे जाते हैं और अपना बदला लेकर जेनिफर पीसफुली नेचर में पक्षियों की आवाज सुनकर बैठी रहती है। एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है।